हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई नो बहुत टाइम से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि मैं लास्ट एक महीने से बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था ऑफिस के साथ वीडियोस बनाने का। तो फाइनली आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मुझे लगा आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आनी चाहिए। एंड आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है कि जब हम लोग प्रैक्टिकली ऑडिट कर रहे होते हैं और हमारे को एरिया मिलता है ट्रेड पेबल या फिर अकाउंट रिसीवेबल, तो हम उसको किस तरीके से चेक करते हैं, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ट्रेड पेबल क्या होता है और ट्रेड पेबल में कौन कौन आता है। ट्रेड पेबल बेसिकली आपने कोई भी एक्सपेंस करा है या आपने कोई भी परचेजेस करी है लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, क्योंकि तभी तो ये एंट्री होगी ना। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर। अगर पेमेंट हो गई तो वो अकाउंट पेबल के अंदर आएगा ही नहीं। तो जो ट्रेड पेबल होता है उसमें जो क्रेडिटर्स आते हैं वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी आते हैं एंड परचेजेस से रिलेटेड भी आते हैं। और उसके अंदर हमारे इंडियन क्रेडिटर्स भी आते हैं और हमारे फॉरेन क्रेडिटर्स भी आते हैं। अगर एक कंपनी है जो फ़ॉरेन से कुछ गुड्स वगैरह परचेज़ करती है या फिर फ़ॉरेन सप्लायर से कोई सर्विसेज वगैरह लेती है, तो हमारा जो ट्रेड पेबल होगा उसके अंदर हमारे फॉरेन क्रेडिटर्स भी आएंगे। अब सपोज करो आपकी टीम ने बोल दिया कि भाई आपको ना ट्रेड पेबल एरिया देखना है। तो जब आप ट्रेड पेबल एरिया देखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्लाइंट से क्या मांगोगे या क्लाइंट आपको क्या देगा। देखो, क्लाइंट आपको क्या दे सकता है, वो आपको इनवॉइस वाइज लिस्टिंग दे देगा। इनवॉइस वाइज लिस्टिंग क्या होगा, उसके अंदर एज ऑन डेट जो हमारी कट ऑफ डेट होती है 31 मार्च, तो उस दिन जितने भी क्रेडिटर्स जिनकी पेमेंट नहीं हुई भी उनकी जितनी भी इन्वॉइसेस है वो आपको एक लिस्ट बना के दे देगा, जो कि बहुत बड़ी लिस्ट होगी। सपोज एक क्रेडिटर है, उसको 1 करोड़ रुपीज़ पेमेंट करना है, लेकिन वो जो 1 करोड़ है वो 10 इन्वॉइस से मिलकर बना हुआ है। तो उसके अंदर उसकी 10 इन्वॉइसेज आ रही होंगी। तो इन्वॉइस वाइज लिस्टिंग उसको बोलते हैं जिसमें सारी इन्वॉइसेज आ रही होती है एज ऑन डेट जिसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई। तो अब एक बात बताओ, क्लाइंट ने आपको इन्वॉइस वाइज लिस्टिंग दे दी, तो अब आपने इन्वॉइस वाइज लिस्टिंग देखी। सबसे पहले आपका काम क्या है उसके अंदर, सबसे पहले हमें उसमें ये देखना है यार कोई एडवांस टू वेंडर्स तो नहीं आ रहा, एडवांस टू सैलरी क्रेडिटर्स तो नहीं आ रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उनको क्रेडिटर मतलब हमने पेमेंट करनी है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी टर्म्स होती है कि हम उनको कुछ एडवांस में भी पेमेंट कर देते हैं। तो कई बार जब आप लिस्टिंग लोगे ना इनवॉइस वाइज, तो आपको एडवांस भी दिख रहा होगा उसके अंदर। तो सबसे पहले अगर कोई भी एडवांस है तो उस एडवांस को हटा दो, वहाँ से रिमूव कर दो। क्योंकि जो एडवांस टू वेंडर्स है, जो क्लाइंट ने एडवांस दिया हुआ है किसी भी वेंडर्स को, वो ट्रेड पेबल के अंदर नहीं आना चाहिए, वो एसेट साइड पे जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले तो जो एडवांस टू वेंडर्स है उसको हटा दिया। अब उसके बाद आपके फाइनली क्रेडिटर्स आ गए। तो आप एक बार सबसे पहले नंबर वेरीफाई कर लो कि यार इसने जो क्लाइंट ने हमें जो लिस्टिंग दी है, जो क्लोजिंग वैल्यू आ रही है मेरी इनवॉइस वाइज लिस्टिंग में, क्या वो मेरे फाइनेंशियल से मैच हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि यार हम सारा काम कर लेंगे, बाद में हमें पता चला नंबर ही नहीं मैच हो रहा फाइनेंशियल से। तो अगर हम एक चीज़ पे एनालाइज करें तो सबसे पहले वही नंबर फाइनेंशियल से तो मैच होना चाहिए ना। और ठीक है, अगर फाइनेंशियल्स नहीं बने तो एटलीस्ट आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। बट जैसे आपके पास फाइनेंशियल्स आएंगे तो आपको उस नंबर को मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपने देखा अपनी इनवॉइस वाइज लिस्टिंग ली, उसमें देखा क्लोजिंग वैल्यू, वो वैल्यू फाइनेंशियल से मैच हो रही है। ठीक है, अब हमारा काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले यहाँ पे काम होता है, देखो ट्रेड पेबल के केस में हमें डायरेक्ट कंफर्मेशन भेजनी होती है वेंडर्स को। और वो जो कंफर्मेशन होगी वो क्लाइंट के थ्रू नहीं जाएगी, वो जाएगी ऑडिटर खुद ही भेजेगा। तो ऑडिटर क्या कर, मतलब हम लोग खुद ही भेजेंगे ना और एज एन ऑडिटर। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना क्लाइंट से ही एक सर्टिफिकेट लेंगे जिसके अंदर क्लाइंट बोलेगा कि ये सो एंड सो हमारे ऑडिटर हैं और ये आपसे कुछ कंफर्मेशन मांगेंगे बैलेंसेस की। तो आप डायरेक्टली इनको कंफर्मेशन सेंड कर दीजिएगा, नॉट थ्रू अस, मतलब हमारे द्वारा नहीं, आप डायरेक्टली इनको कंफर्मेशन सेंड कर देना। तो आप वो एक लेटर आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कंफर्मेशन भेजोगे तो आप वहाँ पे वो लेटर लगा सकते हो ताकि जिस वेंडर के पास वो कंफर्मेशन जा रही है उसको पता तो चले कि भाई हाँ ये
मतलब ये इन्हीं के ऑडिटर हैं, ये इन्हों कंपनी ने ही लेकर बोला है डायरेक्टली कंफर्म करने के लिए, वरना हो सकता है ना कि वेंडर जो है आपको बैलेंस कंफर्म ना भी करे। अब बैलेंस कंफर्म करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप कुछ सैम्पल्स निकालोगे कि भाई उसमें तो हो सकता है 100 वेंडर्स हो, अब आप 100 को थोड़ी डायरेक्ट कंफर्मेशन भेज सकते हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ना एक जो हमारे पास इनवॉइस वाइज लिस्टिंग होगी, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट करोगे पार्टी वाइज लिस्टिंग में। अब इनवॉइस वाइज लिस्टिंग और पार्टी वाइज लिस्टिंग में क्या फ़र्क होता है। इनवॉइस वाइज लिस्टिंग होती है कि यार एक क्रेडिटर की 10 इनवॉइसेज आ रही है, लेकिन पार्टी वाइज लिस्टिंग में क्या होगा कि उस पार्टी का जितना टोटल बैलेंस बचे उनका, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक पार्टी जिसका 1 करोड़ का बैलेंस आ रहा है लिस्टिंग के अंदर, और वो 10 इनवॉइस से बना है, तो पार्टी वाइज में क्या आ जाएगा, वो क्रेडिटर आ जाएगा, क्रेडिटर नंबर ए, और इसके आगे 1 करोड़ रुपीज़ आ जाएगा। तो आपने क्या करा, इनवॉइस वाइज लिस्टिंग से पार्टी वाइज लिस्टिंग बनाई। अब यहाँ पे पहले ये सवाल आएगा कि यार हम बनाएंगे कैसे इनवॉइस वाइज लिस्टिंग से पार्टी वाइज लिस्टिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इनवॉइस वाइज लिस्टिंग आएगी हम उसके ऊपर पाइवट टेबल लगाएंगे, और जो नेम्स आ रहे होंगे वेंडर्स के नेम उनको डाल देंगे रोज़ में, और जो क्लोजिंग वैल्यू आएगी उसको डाल देंगे हम वैल्यूज़ में। तो आप देखोगे कि हमारे पास एक पार्टी वाइज लिस्टिंग बन जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हो, पार्टी वाइज लिस्टिंग को ऐसे लार्जेस्ट टू हाईएस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में कर सकते हो सॉर्टिंग फंक्शन लगा के। तो उसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो, आपको 10 क्रेडिटर्स की लिस्ट की कंफर्मेशन चाहिए, 20 की चाहिए, आप अपने हिसाब से जो टॉप आपके कस्टमर्स वेंडर्स आ रहे होंगे आप उनको उठा के आप उनको कंफर्मेशन भेज सकते हो। कंफर्मेशन भेजने के लिए आपको ईमेल आईडी भी चाहिए होगा। तो जब आप क्लाइंट से लेटर लोगे कि मेरे को आप एक लेटर बना के दे दो कि आपके जो वेंडर है डायरेक्टली मुझे अमाउंट कंफर्म करे, तो तब आप उनसे उनके ईमेल आईडी भी ले लेंगे जो आप कंफर्मेशन भेजने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है अकाउंट पेबल या ट्रेड पेबल कुछ भी बोलो चेक करने के लिए, तो वो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपको कंफर्मेशन भेजनी है। क्योंकि अगर आपने एक बार कंफर्मेशन भेज दी ना तो उसके बाद का काम तो आपको खुद करना है, लेकिन कंफर्मेशन ही अगर लास्ट में भेजोगे तो यार रिप्लाई कब आएगा। तो सबसे पहले कंफर्मेशन भेजो। चलो अब हम आते हैं अपने आगे के पार्ट पे। अब एक बात बताओ, हमने अभी तक क्या करा, अभी हमारे पास इनवॉइस वाइज लिस्टिंग आ गई और हमने उसे एक बार पार्टी वाइज लिस्टिंग प्रिपेयर करके हमने कंफर्मेशन भेज दी। लेकिन अब एक बात बताओ, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एजिंग बनाएंगे। अब क्लाइंट ने हमारे को लिस्टिंग तो दे दी, लेकिन यार उससे हमें ये भी तो देखना है ना कि हो सकता है क्लाइंट ना आपको खुद भी एजिंग दे दे, पार्टी वाइज एजिंग दे दे। लेकिन अगर क्लाइंट ने पार्टी वाइज एजिंग आपको दी भी है, वो होता है ना जैसे 0 to 30 days, 30 to 60 days, 60 to 180 days, 1 to 2 year, 2 to 3, मोर देन 3, हो सकता है क्लाइंट ने आपको वो एजिंग दी हो, लेकिन आप कैसे देखोगे, क्या पता क्लाइंट ने गलत एजिंग दी हो। तो हम लोग खुद भी एजिंग बनाएंगे। अब खुद एजिंग कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, देखो क्लाइंट ने जो इनवॉइस वाइज लिस्टिंग दी थी वहाँ पे डेट आ रही होगी ना कि वो ट्रांजैक्शन डेट कब से है, तो हम उस डेट से देखेंगे कि वो डेट और हमारी जो कट ऑफ डेट है उसमें कितना फ़र्क है। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला होता है इफ़ करके, कि अगर जो कट ऑफ डेट का डिफरेंस है, अगर 30 डेज़ है तो एजिंग 0 to 30 days में आनी चाहिए, अगर 30 डेज से ज़्यादा है तो ऐसे करके फॉर्मूला होता है। तो आप वो बना सकते हो, वरना आप खुद भी देख सकते हो। तो आपको एजिंग बनानी पड़ेगी, और अगर क्लाइंट ने एजिंग बना के दी हुई है तो फिर आप एक बार चेक कर लेना कि आपने जो एजिंग बनाई है और जो क्लाइंट ने एजिंग आपको बना के दी है वो सही है या नहीं। अगर आपकी एजिंग क्लाइंट की एजिंग से मैच नहीं हो रही, तो आपको जहाँ जहाँ मैचिंग नहीं हो रही आपको पूछना है कि भाई अब ट्रांजैक्शन डेट तो ये है, तो यहाँ पे आपकी एजिंग मैच क्यों नहीं हो रही है, आपने किस वे से इसको ऐसे मतलब करा हुआ है कि सपोज़ आपका एक पर्टिकुलर इनवॉइस का बैलेंस आ रहा है 2 to 3 years के अंदर, लेकिन क्लाइंट ने उसको 1 to 2 years में हम डाला हुआ है। तो आप पूछोगे ना भाई हमारे हिसाब से तो ये 2 to 3 years के अंदर आ रही है इसकी एजिंग, आपने 1 to 2 years कैसे इसको डाल रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लाइंट से ज़रूर पूछोगे कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ और, अब अगर हमारे को जो एजिंग मिली हुई है उसमें हमारे पास फॉरेन क्रेडिटर्स भी हैं, तो आप एक चीज़ और भी तो देखोगे
कि भाई जो फॉरेन क्रेडिटर्स है क्या उनको रीस्टेट करा हुआ है नहीं। रीस्टेट का मतलब देखो, सपोज हो सकता है कि फरवरी में कोई ट्रांजैक्शन हुई हो, फरवरी में आपने फॉरेन क्रेडिटर से कोई सर्विस ली हो, तो आपने उस सर्विस को जो अपनी बुक्स में पुट करा हुआ होगा वो आपने फरवरी की डेट ली हुई होगी। लेकिन जब हमारी बैलेंस शीट की डेट आ गई तो एक बात बताओ, हो सकता है डॉलर का या वो जो जो भी करेंसी है उसका रेट में फ्लक्चुएशन होएगी। तो आपको ये देखना है कि जितने भी आपके फॉरेन क्रेडिटर्स है क्या उसको रीइंस्टेट करा हुआ है नहीं। अगर सपोज आपके क्लाइंट ने रीस्टेट करा हुआ है, स्टिल आपको दोबारा से रीस्टेट करना है। रीस्टेट कैसे करोगे कि जब आपने वो जो इनवॉइस वाइज लिस्टिंग ली थी ना, तो आप क्या करोगे, क्लाइंट उसमें ये चीज़ इंश्योर कर लेना कि अगर वो फॉरेन क्रेडिटर्स हैं तो उन्होंने ना एक कॉलम के अंदर उनकी फॉरेन करेंसी भी बताई हुई हो। मतलब वो यूएसडी में तो ये बता रहा हो कि ये कितने यूएसडी है, अगर येन है तो कितने येन है, ताकि अगर देखो आपके पास फॉरेन करेंसी होगी तो आप जो भी साइट्स होती हैं आरबीआई वगैरह की, आप वहाँ से 31 मार्च का क्लोजिंग रेट लेके आप मल्टीप्लाई करके ये भी चेक कर सकते हो कि क्या जो एजिंग के अंदर क्लोजिंग वैल्यू आ रही है आफ्टर रीस्टेटमेंट और जो फॉरेन क्रेडिटर्स की आपने वैल्यू निकाली क्या वो मैच हो रही है नहीं। अगर वैल्यू मैच नहीं हो रही, क्योंकि देखो क्लाइंट भी साइट से ही रेट उठाएगा, वो भी रीस्टेट तो करेगा। यहाँ पे दो चीज़ें चेक हो जाएगी, एक तो ये पता चल जाएगी कि क्या क्लाइंट ने अपने क्रेडिटर्स को रीस्टेट करा है या नहीं, और दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि जो रीस्टेट करा है उसके लिए जो रेट यूज़ करा है वो रेट सही है भी या नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और हम चेक कर सकते हैं, क्या चीज़ चेक कर सकते हैं, जब हमने अपने क्रेडिटर्स को रीस्टेट करा तो सपोज करो फरवरी में यूएसडी का रेट चला था 81 रुपीज़, ठीक है। अब जब 31 मार्च आई तो उस दिन यूएसडी का रेट हो गया 83 रुपीज़। तो जो जब बुकिंग के टाइम पे जो रेट था और जो एज ऑन डेट री स्टेटमेंट के बाद रेट है, उसमें जो डिफरेंस है वो एक तरीके से क्या होगा, आपका एक्सचेंज गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर यूएसडी की वैल्यू कम हो गई तो आपको गेन हो जाएगा, यूएसडी की वैल्यू बढ़ गई तो आपको लॉस हो जाएगा। तो वो जो आप खुद भी वहाँ पे एक बार एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस को कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके बाद वो जो गेन एक्सचेंज लॉस है आप उसको ये भी वेरीफाई कर लो कि उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ गया हुआ होगा, उसका एक इफेक्ट कहाँ दूसरा इफेक्ट आ रहा होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, आपके फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आ रहा हो सकता है एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस के नाम से, या वैसे तो फाइनेंस कॉस्ट में आना चाहिए बट अगर कहीं और भी आ रहा है, अदर एक्सपेंसेस में आ रहा है या कहीं पे भी आ रहा है, तो आप ये देखो कि आपने जो फॉरेन एक्सचेंज गेन या फिर एक्सचेंज लॉस निकला है क्या वो वेरीफाई हो रहा है नहीं। अगर वो वेरीफाई नहीं हो रहा तो आप क्लाइंट से पूछो, भाई हमने भी तो यही करा है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू ट्रांजैक्शन की डेट थी उस दिन और जो हमारी कट ऑफ डेट थी उस दिन का जो हमने डिफरेंस निकाला उसके हिसाब से तो फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस ये आ रहा है और आपका फाइनेंशियल में इतना कैसे आ रहा है। तो वहाँ पे आप, तो इससे क्या हुआ, आपका वो चीज़ भी टेस्टिंग हो गई। तो वो चीज़ भी आप क्लाइंट से पूछो, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक्सचेंज रेट भी हमने देख लिया। अब उसके बाद देखो, अब हम जो भी काम करते हैं ना हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे कोई पर्पस है तभी वो हम काम कर रहे हैं। अब हमने एजिंग बना ली, ठीक है। अब एजिंग क्यों बनाई हमने, ये आपको पता होना चाहिए क्यों बनाई। भाई एजिंग हमने इसलिए बनाई कि जो भी हमारा जो क्रेडिटर है हमें ये तो पता चले। देखो जनरली केस के अंदर क्या होता है, क्रेडिटर्स की पेमेंट यार 30 डेज़ के अंदर हो जानी चाहिए, कोई भी क्रेडिटर क्यों वेट करेगा। मत चलो कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है कि 6 मंथ तक आपके क्रेडिटर्स आ रहे हो, लेकिन आपने एजिंग के अंदर देखा कुछ क्रेडिटर्स जो हैं वो मोर देन 1 ईयर्स के अंदर भी है, मोर देन 2 ईयर्स के अंदर है, 1 to 2 में भी है, 2 to 3 में, और मोर देन 3 ईयर्स के अंदर भी है। भाई ऐसे कौन से क्रेडिटर है 3 3 साल हो गए हैं और वो हमसे पेमेंट ही नहीं मांग रहे। तो पूछो, रीज़न पूछो भाई, क्लाइंट से पूछो भाई क्या हुआ है इन क्रेडिटर्स के साथ। क्लाइंट को तुरंत मेल करो, बोलो भाई मुझे रीज़न लिख के दो, मुझे बताओ ये क्रेडिटर्स की पेमेंट क्यों अभी तक पेंडिंग है, क्यों ये क्रेडिटर मोर देन 3 ईयर्स से 2 to 3 ईयर्स के अंदर फॉल कर रहा है। तो हो सकता है क्लाइंट आपको रीज़न दे, इस क्रेडिटर्स के साथ हमारा कोई केस चल रहा है, इस क्रेडिटर के साथ कोई डिस्प्यूट चला है।
अगर अब उसने बोला डिस्प्यूट चल रहा है, केस चल रहा है, तो आप बोलो अच्छा दिखाओ, अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है तो कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, मतलब आपको क्वेश्चन पूछने की यार, अगर कुछ भी आपको अटपटा सा दिख रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा ना क्लाइंट का, कि भाई ये क्रेडिटर मोर देन 3 ईयर्स में इसको राइट ऑफ हो जाना चाहिए था। अगर ये राइट ऑफ नहीं हुआ तो क्लाइंट के पास कोई रीज़न ही होगा, तभी वो इसको अभी तक राइट ऑफ नहीं करा। तो आपको वो रीज़न लेना है और अपने पास अकाउंट फॉर भी करना है कि भाई फ्यूचर में अगर आपसे कोई आपके मैनेजर, सीनियर मैनेजर कोई भी पूछे कि आपने चेक करा, आपको पता है ये 3 साल से क्यों अभी तक ड्यू है और आपने इनके रीज़न लिए, तो आप बता सकते हो। फिर इधर में बोले अच्छा आपने कुछ डॉक्यूमेंट करा, तो आप बोल सकते हो हाँ जी मैंने इस तरीके से क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन ली कि ये जो क्रेडिटर्स है इसका डिस्प्यूट चल रहा है, इसके बैंक अकाउंट में दिक्कत है, या कोई भी जो इशू है हमने उससे पूछा, हमने उसका रीज़न लिया, हमने उनसे सारी चीज़ करी। एजिंग बनाने के पीछे रीज़न ही यही है। हम, मेरी भी ये गलती होती थी कि हम लोग कई बार क्या होता है काम तो कर लेते हैं बट हमें समझ नहीं आता कि हम वो काम करते क्यों नहीं, करते क्यों हैं। तो एज एन ऑडिटर आपको सिर्फ काम करके नहीं देना, आपको एनालाइज भी करना है कि भाई हमने जो एजिंग बनाई वो क्यों बनाई। तो आपने क्या करा, एज एज वो जो रीज़न्स थे आपने वो रीज़न ऑब्टेन कर लिए और फिर आपने वो रीज़न सारे लिख लिए अपने पास, ठीक है। उसके बाद चलो अब एजिंग वो वाला पार्ट भी हो गया। अब उसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप क्लाइंट से सब्सीक्वेंट लो, सब्सीक्वेंट पेमेंट लो। जैसे सपोज करो 31 मार्च आपकी कट ऑफ डेट थी, अभी जब आप ऑडिट वगैरह कर रहे हो तो हो सकता है अगस्त चल, प्राइवेट लिमिटेड है तो लेट भी हो सकता है और लिस्टेड है तो पहले भी हो सकता है। तो जो भी आपका क्लाइंट है आप उसमें सब्सीक्वेंट लो, और सब्सीक्वेंट में इंश्योर करना है कि आपको दोनों सब्सीक्वेंट लेना है। मतलब आपके जो इंडियन क्रेडिटर्स हैं आपको उनकी भी सब्सीक्वेंट पेमेंट लेनी है, और जो आपके फॉरेन क्रेडिटर्स हैं आपको उनकी भी सब्सीक्वेंट पेमेंट लेनी है। फिर जब आपको क्लाइंट से सब्सीक्वेंट पेमेंट मिल जाएगी तो आप उसको बैंक से ट्रेस भी करो कि भाई ठीक है क्लाइंट ने लिख के दिया है कि मेरा क्रेडिटर जो ए है उसने सब्सीक्वेंटली 10 लाख रुपीज़ की पेमेंट कर दी। तो आप वो बैंक स्टेटमेंट में लो और वहाँ से वेरीफाई भी करो कि हाँ भाई ठीक है क्रेडिटर्स ने इसकी सब्सिक्वेंटली पेमेंट कर दी। तो देखो उससे ना आपको एक क्या चीज़ और एनालाइज होगी कि सपोज़ करो एज ऑन 31 मार्च आपके आ रहे थे 100 करोड़ के क्रेडिटर्स, लेकिन आपने देखा सब्सिक्वेंटली ऐसे थे जिनमें से 25 करोड़ की पेमेंट हो भी गई। तो आपका वो भी एनालाइज होंगे, ठीक है भाई क्रेडिटर्स वगैरह ठीक है, सब्सिक्वेंटली पेमेंट हो रही है। उसके बाद एक चीज़ और हम चेक करेंगे। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं। हमने क्या करा, क्रेडिटर्स तो देख लिया, लेकिन अब यहाँ पे हम एक चीज़ एनालाइज और कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कुछ टॉप 20 कस्टमर्स पकड़ सकते हैं। हम लोगों ने टॉप 20 ले सकते हैं, टॉप 15 ले सकते हैं, टॉप 10 ले सकते हैं, जो, क्योंकि आप हमेशा याद रखना कि क्रेडिटर्स तो बहुत सारे होंगे लेकिन जो मेन ट्रांजैक्शन होगी ना वो आपके कुछ गिने चुनो चुनो मतलब कुछ लिमिटेड क्रेडिटर्स से ही होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो वो पार्टी वाइज लिस्टिंग बनाई थी हम उसको करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। याद है हमने कंफर्मेशन के लिए भी करा था, सॉर्टिंग करी थी। वहाँ से हमने सपोज करो टॉप 20 क्रेडिटर्स पकड़ लिए। अब हमारे पास लास्ट ईयर का भी डेटा होगा। अब हमने क्या करा, हमने लास्ट ईयर से देखा कि भाई लास्ट ईयर कौन से 20 क्रेडिटर्स आ रहे थे, इस साल कौन से 20 क्रेडिटर्स आ रहे हैं। जनरली 90% क्रेडिटर्स सेम होंगे लास्ट ईयर से। अगर आप सपोज करो आपने देखा यार लास्ट ईयर ये क्रेडिटर्स आ रहे थे, इस साल क्रेडिटर्स कुछ और आ रहे हैं, कुछ एडिशन हुआ किसी क्रेडिटर के अंदर काफ़ी मन का, तो भाई आप पूछो ना कि अपने क्लाइंट से पूछो सर लास्ट ईयर तो ये क्रेडिटर्स नहीं था, इस साल इससे इतना कौन सा, या लास्ट ईयर ये क्रेडिटर था भी लेकिन इससे ज़्यादा अमाउंट की तो ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। तो आप अपने क्लाइंट से पूछो भाई सर इतना क्या हो गया कि इस बार इस क्रेडिटर से इतनी ज़्यादा पेमेंट आ रही है। तो हो सकता है कि क्लाइंट रीज़न दे कि सर हमने इस बार इस क्रेडिटर को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ, हम इनसे और ज़्यादा सर्विसेज वगैरह ले रहे हैं, इस वजह से एक ये नया क्रेडिटर आया है, या फिर कोई पुराना क्रेडिटर था उसके साथ हमने इस बार काम ज़्यादा करा है, इस वजह से इतनी वैल्यू आ रही है, ज़्यादा क्रेडिटर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपने ये चेक करा यार लास्ट ईयर तो मेरे 100 करोड़ के क्रेडिटर्स आ रहे थे, इस बार मैं देख रहा हूँ मेरे सिर्फ 80 करोड़ के क्रेडिटर्स आ रहे हैं। अब जब आप अपने सीनियर को किसी को दिखाओगे वो आपसे छूटते पूछेगा यार ये क्या बात है, लास्ट ईयर
100 करोड़ क्रेडिटर्स आ रहे थे, अभी 80 करोड़ है, इतना चेंज कैसे हो गया? तो अगर आपने एनालाइज करा होगा, आपने क्या देखा होगा, भाई लास्ट ईयर ये वाले टॉप 20 क्रेडिटर थे, इस बार उन टॉप 20 क्रेडिटर्स में से तो कुछ क्रेडिटर्स नहीं आ रहे। तो आपने क्लाइंट से पूछा, सर ये क्या चीज़ हो रही है, इस बार तो लास्ट टाइम तो ये वाला क्रेडिटर्स भी आ रहा था, इस बार तो ये आ नहीं रहा। तो हो सकता है क्लाइंट आपको ये रीज़न दे, सर लास्ट ईयर तक इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा चल रहा था, इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था ना हमारा, वो क्लोज हो गया है, वो बंद हो गया है, इस वजह से इनकी कोई बैलेंस नहीं। तो ये देखो ना, आपका भी दिमाग खुलेगा, आपके पास भी रीज़न मिलेंगे। और वही जब आपका कोई सीनियर आपसे पूछेगा तो आप उसको आंसर देने के कैपेबल होगे कि सर मैंने क्लाइंट से पूछा था कि भाई इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो रहा है, तो मुझे पता चला क्रेडिटर का एनालाइजिंग करते टाइम कि लास्ट ईयर एक क्रेडिटर ए था जिससे 10 करोड़ की हमने बिलिंग करी हुई थी, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में उस क्रेडिटर का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो उस क्रेडिटर से 1 करोड़ रुपए की ही बिलिंग हुई है, इस वजह से 9 करोड़ के क्रेडिटर्स तो हमारे सीधे सीधे वहीं से कम हुए। तो आपके मैनेजर ये सीनियर बोलेंगे अच्छा ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ होती है एनालाइजिंग वाली पार्ट, कि हमें देखना है हम क्या क्या चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ देखो, जो आपके क्रेडिटर्स होंगे उसके अंदर हो सकता है आपके एमएसएमई क्रेडिटर्स भी आ रहे हो। एमएसएमई क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? एमएसएमई क्रेडिटर्स होते हैं जिनकी जो पेमेंट होती है ना, आपको 45 डेज़ के अंदर करनी ही होती है। अगर आप 45 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करोगे तो आपको उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अब आपने क्या देखा, आपने अपने जो आपको एजिंग मिली थी, आपने जब आपने एजिंग ली तो आपने उसमें देख लिया कि भाई क्लाइंट से भी पूछ लिया कि आपके एमएसएमई क्रेडिटर है, एमएसएमई क्रेडिटर होंगे ही। तो वहाँ पर क्लाइंट ने मेंशन करा हुआ हो कि भाई ये जो क्रेडिटर है आपके नॉर्मल है या एमएसएमई है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उनकी एज निकालोगे। एज उनकी कैसे निकालोगे, जो उनकी ट्रांजैक्शन डेट है या फिर जो उनकी बुकिंग डेट है वो आपको लिस्टिंग में मिलेगी, आप उसमें ऐड कर दो 45 डेज़। क्योंकि हाँ, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आती है वो इनवॉइस डेट से 45 डेज़ बाद आती है। तो आपने क्या करा, सपोज एक क्रेडिटर था आपका 1 जनवरी का, आपने 1 जनवरी प्लस 45 डेज करके उसकी डेट निकाल ली, ठीक है। तो वो आपकी आ गई कि इस दिन के बाद जो भी क्रेडिटर्स आ रहे होंगे उनकी पेमेंट मतलब उनकी पेमेंट अगर नहीं हुई हुई तो क्लाइंट को उसके ऊपर इंटरेस्ट की बुकिंग करनी है। तो अब आपने क्या करा, सबसे पहले आपने एक डेट निकाली जो मैंने आपको बताया, इनवॉइस डेट प्लस उसमें 45 डेज ऐड कर दिए। फिर आपकी जो कट ऑफ डेट है उसमें से आप माइनस करोगे। आप क्या करोगे, 31 मार्च में से माइनस कर दोगे जो आपका इनवॉइस डेट प्लस 45 डेज वाली डेट आई थी उस। तो जो अगर पॉजिटिव आ रहा होगा, देखो पॉजिटिव आ रहा होगा इसका मतलब ये है, आप क्या करोगे, इनवॉइस 1 सेकेंड, 31 मार्च में से उस डेट को माइनस करोगे। हाँ, आप क्या करोगे, 31 मार्च में से उस जो आपकी वो डेट आई थी इनवॉइस में 45 डेज करने के बाद जो डेट आई थी आप उसको माइनस करोगे। अगर वो डेट पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। अगर वो डेट नेगेटिव आ रही है, मतलब कि मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि एक क्रेडिटर था, उसमें जब आपने 45 डेज ऐड करें तो उसकी डेट बन गई 27 मार्च, और आपकी कट ऑफ डेट कितनी है, आपकी कट ऑफ डेट है 31 मार्च। तो देखो एक तरीके से देखा जाए तो 27 मार्च तक उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर 27 मार्च तक उसकी पेमेंट नहीं हुई तो 3 दिन का इंटरेस्ट की बुकिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और दूसरे केस में एक क्रेडिटर में जब हमने 45 डेज ऐड करे उसकी ट्रांजेक्शन डेट में, तो उसकी डेट बनी 4 अप्रैल। भाई हमारी कट ऑफ डेट क्या है, 31 मार्च है, तो इसका मतलब है 4 अप्रैल को इसकी पेमेंट हो सकती है, 4 अप्रैल के बाद इंटरेस्ट लगेगा। हमारी बैलेंस शीट डेट 31 मार्च है, तो इसका मतलब है हमारे को उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा से एक बार बात बताती हूँ, अगर आपने जो इनवॉइस डेट में 45 डेज ऐड करें वो डेट 31 मार्च से पहले की आ रही है, तो इसका मतलब है आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। और अगर वो डेट 31 मार्च के बाद करें तो इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जो चेकिंग कर रहे हैं वो 31 मार्च तक कर रहे हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि चलो ये एमएसएमई है जिनके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। अब कैसे कैलकुलेशन होगी
उस पे जो रेट लगता है एमएसएमई पे वो पर डे लगता है, और वो लगता है बैंक रेट का 3 टाइम्स। तो आप आरबीआई की साइट पर जाओगे, वहाँ से बैंक रेट लोगे और उसका 3 टाइम्स करोगे, और फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, और फिर आप ये चेक करोगे कि क्लाइंट ने जो इंटरेस्ट निकाला हुआ है और आपका निकाला है उसमें कितना डिफरेंस है, वो सही है या नहीं। तो आप क्लाइंट से बात करोगे कि भाई एमएसएमई के इंटरेस्ट का प्रोविज़न बनाना है, ठीक है। उसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जो एमएसएमई है, आप कुछ एमएसएमई के सर्टिफिकेट वगैरह भी ले सकते हो, जस्ट टू इंश्योर कि क्या जो एमएसएमई है वो एक्चुअल में एमएसएमई है या नहीं। तो आप उसके लिए उनके एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। बेसिकली ये होता है अकाउंट पेबल की चेकिंग। पहले मुझे भी नहीं पता था कि इतना कुछ चेक करना पड़ता है। अभी मेरी समझ के हिसाब से मैंने जितना सीखा, मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप लोगों को प्लीज़ मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को कुछ इससे एक अच्छी लेवल की लर्निंग मिली, कुछ अच्छा समझ आया, तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। आप लोग कमेंट करोगे तभी मैं ऐसी और बहुत सारी वीडियोस लाऊंगी जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको रिलेट कराऊंगी कि अच्छा कैसे कैसे चीज़ें चेक होती है। इवन मैं आपको ये भी आगे बताऊंगी कुछ वीडियोस के अंदर कि लीगल एक्सपेंसेस की चेकिंग कैसे होती है, प्रोविज़न की चेकिंग कैसे होती है, हम क्या क्या चीज़ें कंपनी के अंदर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर मुझसे शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, मुझे बताओ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारी वीडियोस लेकर आते रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।